प्रधानमंत्री के अधिकार की बात करें तो संविधान में प्रधानमंत्री के अधिकारों या एक दूसरे से उनके संबंध के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सरकार के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री को व्यापक अधिकार है, उसे सर्वाधिक अधिकार है। वह कैबिनेट के मंत्रियों की अध्यक्षता करता है और विभिन्न विभाग में समन्वय बैठाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी प्रकार के विवाद की स्थिति हो जाए तो प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है। वह विभिन्न विभागों के समन्वय की निगरानी करते हैं और सारे मंत्री उन्हीं के नेतृत्व में काम करते हैं। प्रधानमंत्री कौन से लोग, कौन से व्यक्ति किस मंत्रालय में मंत्री बनेंगे, इसकी जिम्मेवारी प्रधानमंत्री की होते हैं। वही तय करते हैं कि कौन से लोग कौन से मंत्रालय का काम संभालेंगे। कभी कभी किसी मंत्री को हटाकर दूसरे विभाग में दे दिया जाता है, तो यह काम प्रधानमंत्री का होता है। और साथ ही यह जान लें, यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं तो यहां पर यह समझा जाएगा कि पूरा मंत्री ही बर्खास्त हो गया है, खत्म हो गया, समाप्त हो गया है, या प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने के साथ ही पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। और भारत में प्रभावशाली संस्था के रूप में यदि देखें तो कैबिनेट सबसे प्रभावशाली संस्था है, क्योंकि कैबिनेट के भीतर प्रधानमंत्री होते हैं जिनकी स्थिति सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। और भारत ही नहीं, दुनिया के अन्य सब किसी भी संसदीय लोकतंत्र में देखें तो प्रधानमंत्री की स्थिति मजबूत होती है। संसद पर यद्यपि कि सरकार पर संसद नियंत्रण रखती है, लेकिन सरकार के रूप में प्रधानमंत्री के पास इतने सारे अधिकार होते हैं कि वे फिर अपने मनोनुकूल निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। और कैबिनेट के जितने भी मंत्री होते हैं सबों को संसद नियंत्रित करने का काम करती है, यह बात सही है। लेकिन यदि उन्हें बहुमत है लोकसभा में तो फिर यहां पर इनके अधिकारों में इजाफा हो जाता है, या यह अधिकार इन्हें स्वाभाविक रूप से मिला होता है। हम देखते हैं, यदि हम पूर्व की बात करें तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्हें कांग्रेस पार्टी में भी विशेष शक्ति प्राप्त थी। उनको वो अपने अधिकारों का भरपूर इस्तेमाल करते थे। उसी तरह यदि इंदिरा गांधी को देखो, कैबिनेट में उनके स्तर का कोई अन्य मंत्री नहीं था, उनको टक्कर देने की स्थिति में कोई नहीं थे। तो जाहिर है उनका व्यक्तित्व कैसा है प्रधानमंत्री का, इस पर भी निर्भर होता है कि वे फैसले किस रूप में ले लेते हैं। यदि यहाँ पर यह भी हम देखते हैं, यदि गठबंधन का प्रधानमंत्री है तो जाहिर है अन्य दलों का भी राजनीतिक दबाव रहता है उन पर कि मेरी बात नहीं मानिएगा तो हम फिर सत्ता से ही हाथ खींच लेंगे। तो यहाँ पर ऐसी भी स्थिति होती है। राष्ट्रपति को हम लोग देखते हैं तो सरकार के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री होते हैं। वहीं राष्ट्राध्यक्ष की जब हम बात करते हैं तो वहां हम राष्ट्रपति का नाम लेते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष नाम के प्रमुख रह जाते हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हैं। वास्तविक अर्थों में अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री करते हैं और संवैधानिक दृष्टि से अधिकारों का प्रयोग राष्ट्रपति करते हैं। और भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, जो कि नाम मात्र के प्रधान होते हैं। सभी राजनीतिक संस्थाओं की निगरानी करना इनका काम होता है, सभी मिलजुल कर काम करें। यहाँ पर हम देख लें कि राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, बल्कि संसद के सदस्य जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं वे वोटिंग करते हैं। और साथ ही विधानसभा, जो हर एक राज्य में विधानसभा होती है, उनके सदस्य वोटिंग करते हैं और राष्ट्रपति को चुनते हैं। राष्ट्रपति पद में भी वही जीतते हैं, चुने जाते हैं जिन्हें बहुमत प्राप्त होता है। राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र में एक होता है, पूरे राष्ट्र का वे प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रपति उसी तरह से प्रत्येक जनादेश का दावा नहीं कर सकते हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री करते हैं। और यही कारण है कि राष्ट्रपति कहने के लिए तो वे कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, उसकी मुख्य भूमिका के रूप में होते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थों में ऐसी बातें नहीं होती है। राष्ट्रपति के मामले में यही बात लागू होती है। लगता है कि
वे प्रमुख हैं। संविधान को यदि आप देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि सारी गतिविधियां, कुछ भी होता है भारत सरकार के नाम से तो फिर वहां पर राष्ट्रपति की जिम्मेवारी होती है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। सारे कानून या नीतिगत फैसले उन्हीं के नाम से लागू होते हैं, जारी किए जाते हैं, और कोई भी प्रमुख नियुक्तियां होती है तो वे राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश हो, सर्वोच्च न्यायालय हो, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, या राज्यपाल हो, चुनाव आयुक्त हो, या कहीं कोई राजदूत हो किसी दूसरे देशों में नियुक्त करना, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। या कोई अंतर्राष्ट्रीय शांति या अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते की कोई बात होती है तो वहां पर राष्ट्रपति की भूमिका हमें दिखती है। और रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर यदि हम कहें तो वे भी सुप्रीम कमांडर के रूप में राष्ट्रपति ही कहे जाते हैं। लेकिन यह जान लें कि राष्ट्रपति अपने समस्त अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। मंत्रिपरिषद जो कहेंगे वही काम उनको करना पड़ता है, उनकी सलाह से। कभी कभी राष्ट्रपति किसी चीज को, किसी विषय को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास लौटा सकते हैं कि आप इस पे सलाह कीजिए। और हालांकि अगर दोबारा देते हैं तो यहां पर राष्ट्रपति की सलाह मानने के लिए प्रधानमंत्री का कैबिनेट, उनका मंत्रिपरिषद बाध्य नहीं है। लेकिन कोई विधेयक राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद ही कानून बनता है, या आप जान लें। राष्ट्रपति यदि किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद में वापस भेज सकता है, लेकिन वहीं पर यदि दोबारा विधेयक संसद में पारित हो जाता है और राष्ट्रपति के पास आता है तो फिर राष्ट्रपति के पास बाध्यता होती है कि उसे साइन करना ही पड़ता है। यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि सारे काम जब मंत्रिपरिषद ही करते तो फिर राष्ट्रपति का क्या काम है? नहीं, राष्ट्रपति का काम है वे अपने विवेक से कभी कभी फैसले लेते हैं, और स्वविवेक की शक्ति उन्हें है कई एक मसले पर। कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल करता है तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता है, तो वहां पर वो अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं। लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं, और किसी पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं हो तो फिर वे वहां पर अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे नेता को नियुक्त करते हैं जो उनकी राय में लोकसभा में बहुमत जुटा सकता है। और ऐसे में जो नवनियुक्त प्रधानमंत्री होते हैं उसे एक तय सीमा के भीतर बहुमत हासिल करने के लिए भी कहते हैं। सारे जगह ऐसी स्थिति होती है, अन्य सभी देशों में ऐसी बातें नहीं होती है। कुछ जगह राष्ट्रपति प्रणाली चलती है, जैसे अमेरिका में देखें तो वहां भारत की तरह राष्ट्रपति की स्थिति नहीं होती है, बल्कि औपचारिक शासनाध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति के पास ही सारे अधिकार होते हैं। और दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां राष्ट्रपति ही वास्तविक अर्थों में, जिस तरह यहाँ प्रधानमंत्री शासक होते हैं, उसी तरह वहां वास्तविक अर्थों में शक्ति उसमें निहित होती है और वे सरकार का मुखिया भी होते हैं। तो अमेरिका का उदाहरण हम देख सकते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति इसका एक उदाहरण है। उनका चुनाव लोग प्रत्यक्ष वोट से करते हैं, लोग उनको वोट देते हैं और यही फिर अपने मंत्रियों का चुनाव और नियुक्ति करते हुए राष्ट्रपति। कानून बनाने का काम विधायिका का है। वहां अमेरिका में जो हम पहले बताए यहाँ संसद कहते हैं, वहां उसे कांग्रेस कहा जाता है। राष्ट्रपति किसी भी कानून को वीटो पावर, उसके रोकने की शक्ति रहता है कि वे उसे रोक सकते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो दुनिया में सर्वाधिक शक्तिशाली पद माना गया है, और राष्ट्रपति बनने के लिए उसे कांग्रेस, जो वहां सदन है, पार्लियामेंट है, उसके बहुमत के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं वे उसके प्रति उत्तरदायी हैं, जिसके कारण होता यह है कि उनका कार्यकाल एक निश्चित होता है और वे निश्चित कार्यकाल को पूरा करते हैं। 4 साल वहां राष्ट्रपति का कार्यकाल है और उनकी पार्टी को कांग्रेस में यदि बहुमत न मिले तो भी वे आराम से अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। और इस अमेरिकी मॉडल को कई अन्य देशों ने भी अपनाया है और वहां राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होती है, प्रमुख होती है, इसलिए उसे राष्ट्रपति प्रणाली भी कहा जाता है। और भारत में ब्रिटेन के मॉडल को अपनाया गया है। यहाँ संसद सर्वोच्च होती है, प्रधानमंत्री वाली स्थिति होती है, और ब्रिटेन के मॉडल को भारत ने अपनाया है और जहाँ संसद
सर्वोच्च होती है। यही कारण है कि ऐसे प्रणाली को संसदीय प्रणाली भी कहा जाता है।